पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री रामलाल जी, श्री अनंत कुमार जी, बहन स्मृति ईरानी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अनुराग जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के नेतागण, श्री अनंत कुमार जी, अन्य नेतागण और कार्यकर्ता मित्रों, मैं सबसे पहले अगर किसी एक व्यक्ति का अभिनंदन करना चाहूंगा तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी का। आज उन्होंने इस देश की राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। नेतृत्व की पहचान होती है निर्णय कर पाने की क्षमता, और कई बार निर्णय कर पाना चुनौतीपूर्ण काम होता है, और एक ऐसा राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी जितना विशाल हो, और हमारा दल कोई एक राजनीतिक परिवार के हाथों में नहीं है। जो दल राजनीतिक परिवारों के हाथों में है वहां निर्णय बहुत सरल होता है। जब व्यक्ति पैदा होता है तो लोग जान जाते हैं कि नेता बनेगा। जहां लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की राय लेना है, नेताओं की राय लेना है, मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश का एकमात्र राजनीतिक दल है जिसका एक ढांचा है, स्ट्रक्चर्ड है। हमारे यहां नेतृत्व कैसे बनेगा ये तय तो पार्लियामेंट्री बोर्ड या व्यक्तित्व करते हैं, लेकिन लाखों की राय ली जाती है। मैं हमेशा इसकी तुलना अमेरिका से करता हूं, जहां नेता तय करने से पहले वर्ष भर तक पार्टियों में डिबेट चलती है, वहां प्राइमरीज कहते हैं। हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जिस निर्णय के साथ पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की भागीदारी जिसमें हो, आज चुनाव की बागडोर मोदी जी के हाथों में देकर कि आप नेतृत्व करिए इस अभियान का, इसका संचालन कीजिए और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष की जिम्मेवारी निभाइए, आपने उस भावना को एक चेहरा दिया है जो इस देश में केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना नहीं है, ये देश के करोड़ों लोगों की भावना भी है। मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी के साथ साथ इस जिम्मेवारी के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लेकिन ये जिम्मेवारी एक चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि इस देश की जनता की भावना इस वक्त ये है कि कांग्रेस को केंद्र की सत्ता से उखाड़कर बाहर फेंक दिया जाए, और उसका कारण भी है। पहला कारण यह है, यह देश अपने आप को बेचारा और नेतृत्वहीन महसूस कर रहा है। आज तक इतिहास में नहीं हुआ। बहुत अच्छे बुरे नेता हुए, लोकप्रिय हुए, कम लोकप्रियता वाले हुए, लेकिन कभी प्रधानमंत्री का पद बेचारा पद नहीं था। वो हंसी मजाक विनोद व्यंग का कभी टारगेट नहीं था। द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज बिकम अ टारगेट ऑफ ह्यूमर, टारगेट ऑफ जोक्स, टारगेट ऑफ सरकाज़म।
कभी देश का नेतृत्व, जो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व होता है, ये देश किस गति पे प्रगति करेगा, उसका विश्वास उसमें से उभरता है। आज कितने साल हो गए स्वास्थ्य की वजह से श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस देश की राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन उनका नाम बाद में लिया जाता है, लोगों में उत्साह और ताली पहले बजती है। यह नेतृत्व की छाप होती है। दीज आर द फुटप्रिंट्स ऑफ लीडरशिप। कांग्रेस ने इस देश को नेतृत्वहीन कर दिया है। निर्णय न ले पाना, थोड़ी सी आलोचना हुई तो नीचे निर्णय से पीछे हट जाना, प्रधानमंत्री को पद दे दिया लेकिन अधिकार नहीं दिए। प्रधानमंत्री केवल देश का नहीं, दल का भी स्वाभाविक नेता होता है। ऐसा प्रधानमंत्री जो ना देश का नेता है ना दल का नेता है, वो कभी देश को नेतृत्व नहीं दे सकता। इसलिए एक ताकत वाले दमदार नेतृत्व की इस देश को जरूरत है। अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। कितने सालों तक हम शोकेस करते थे इस देश को कि दुनिया आके हमारे देश में निवेश करे। आज निवेश का अकाल पड़ रहा है। यह परिस्थिति देश की है। हमारे उद्योगपति कहते हैं कि बेहतर होगा कि हम बाहर चले जाएं। कल मुख्यमंत्री मनोहर जी के साथ यहां के उद्योग के लोग हमें मिले थे। उत्साह नहीं, उदासी थी। राज्य सरकार हमारी मदद कर रही है, लेकिन केंद्र क्या करेगा हमें मालूम नहीं। जो उनकी पूंजियां हैं, अगर बचाकर इस देश में और इस राज्य में ना लगवाई तो फिर किसी इंडोनेशिया और चाइना की तरफ वो देखना शुरू कर देंगे। कीमतें आसमान छू रही हैं, किसान की परिस्थिति खराब है, गरीब की गरीबी बढ़ती जा रही है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष तो छोड़िए, किसी तरीके से उस पर पर्दा डाल देना, यह कांग्रेस की नीति रही है। 2G जेपीसी की जांच पूरी ना होने दी जाए, कोयला घोटाले में बार बार दखलंदाजी की जाए। पहले तो था कि सुप्रीम कोर्ट जाती हुई स्टेटस रिपोर्ट को बदला जाए। अब जिनको सीबीआई चाहती है अधिकारियों की जांच हो, उन अधिकारियों को जांच की अनुमति नहीं देगी सरकार। जांच एजेंसीज का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग, एनआईए का दुरुपयोग और जिस प्रकार की नियुक्तियां ह्यूमन राइट्स कमीशन ऐसी संस्थाओं में की जा रही हैं, कोई प्रेरणा नहीं देती। हर एक लोकतांत्रिक संस्था के साथ खिलवाड़। आतंक से कैसे लड़ना है, माओवाद से कैसे लड़ना है। एक कमजोर सरकार। जब चिदंबरम साहब गृह मंत्री बने तो माओवादियों के खिलाफ बहुत बयान दिया था। सोनिया जी ने कांग्रेस संदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम एक खुला पत्र लिखा, ओपन लेटर। तुरंत एकदम पीछे हट गए वो भी। ये परिस्थिति है कि अभी छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई, क्या प्रश्न उठ रहे हैं? किसको मारना है कांग्रेस के नेताओं में और किसको छोड़ना है? किसके प्रति सख्त नरम रुख है, किसके प्रति नरम रुख है, ये माओवादी तय कर रहे हैं। और सच्चाई सामने ना आ पाए, इसके लिए पर्दा डालने के लिए एनआईए को वहां भेज दिया गया। इतिहास में शायद सबसे भ्रष्ट सरकार यह होगी। मैं मानता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक एक राज्य में अच्छा शासन देने का उदाहरण दिया है। आज गोवा में मनोहर पार्रिकर जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है। सरकार की एक विश्वसनीयता है। समाज के जो वर्ग हमें वोट नहीं देते थे, उस विश्वसनीयता की वजह से हमारे पास आए। इट्स अ क्रेडिबिलिटी दैट हैज ब्रॉट देम क्लोज टू अस। गुजरात की तुलना करें तो आज गुजरात जिस दर पे प्रगति कर रहा है, उसकी क्या किस राज्य के साथ तुलना करें? उसकी तुलना तो चाइना के ग्रोथ रेट के साथ होती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अगर सच में कुछ राज्यों को हम टर्न अराउंड स्टोरी कह सकते हैं तो यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। 7 साल तक लगातार डबल डिजिट ग्रोथ, छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट आना। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो सचमुच इस सरकार के खिलाफ है, कांग्रेस के, हर एक का दायित्व बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार करके इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष के आरंभ में जब चुनाव होगा, कांग्रेस की इस सरकार को उखाड़कर बाहर फेंक दे। भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ने वाली है। आज आपकी अभियान समिति के अध्यक्ष नियुक्त होने से नरेंद्र भाई, करोड़ों कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह जागा है। कार्यकर्ताओं में एक नया जुझारूपन आएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नेतृत्व, पार्टी का जो सामूहिक नेतृत्व है, उस नेतृत्व इस राजनीतिक परिस्थिति की पहचान कर रहा है और आज से हम ये मान लें कि हमारा चुनाव अभियान शुरू हो गया है और जो हमारा राजनीतिक लक्ष्य है कि एक बार फिर कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र के अंदर एक बार फिर अपनी सरकार बनानी है। ये हमारा अभियान आज से शुरू हो गया। आज जो राजनाथ जी ने घोषणा की है, वो उस अभियान का पहला कदम है और जिस प्रकार से देश भर के कार्यकर्ताओं में और जनता में इसका स्वागत हुआ है, जो अंग्रेजी में कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। जो काम अच्छा आरंभ हो, वो आधा स्वयं ही पूरा हो जाता है। और आज राजनाथ सिंह जी ने जिस नेतृत्व का परिचय दिया है, उनके इस नेतृत्व से आधा काम आज पूरा हो गया, आधा काम आप सब पूरा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। तो सुना आपने अरुण जेटली को, गोवा से सीधे अरुण जेटली को सुन रहे थे आप। खुशी जाहिर की है, कहा है कि नरेंद्र मोदी को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के बाद जनता की भावना को चेहरा मिला है। देखिए जरा तस्वीरों में, नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में अरुण जेटली बैठे हैं और जब भाषण दिया अरुण जेटली ने तो साफ तौर पर राजनाथ सिंह, ऐसा नेता आपने नहीं देखा होगा कभी। मित्रों, क्यों खड़ा हो गया? मैं जानता हूं कि भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो लोकप्रिय होता है वही नेता होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, यह सच है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे राजनीतिक जीवन में आज जो मुझे सुख की अनुभूति हुई है, आनंद की अनुभूति हुई है, वह अपने में एक बेमिसाल है। आप यह पूछेंगे कि क्यों आपको इतनी सुखद अनुभूति हुई है। मैं देश के एक राज्य का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रह चुका हूं, भारत सरकार में 2-2 बार मंत्री भी रह चुका हूं, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुका हूं, आज भी पार्टी का अध्यक्ष हूं। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि मुझे सुखद अनुभूति हुई है, तो इसलिए हुई है
कि अपने राजनीतिक जीवन में भी आज आप जो कुछ भी हमने किया है वो केवल दल के लिए नहीं किया है बल्कि देश के लिए किया है, इसलिए मुझे सुख बनी है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सामान्यतः राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे अंत में विचार व्यक्त करता है, लेकिन मैंने फैसला किया, इंसाफ का तकाजा है कि जो लोकतंत्र में लोकप्रिय है उसे ही अंतिम वक्ता होना चाहिए। इसलिए नरेंद्र भाई को मैंने कहा कि आप बैठिए, पहले मैं बोलूंगा। हमारे अरुण जेटली जी मित्र हैं, उन्होंने मुझे बधाई दी है। मुझे क्यों बधाई दी है? बधाई तो इस देश की जनता को देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाहिए। मुझे यह फैसला करने में रंच मात्र किसी प्रकार की हिचक नहीं हुई है। वो इसलिए नहीं हुई है, अपने जीवन में जब भी कोई अवसर आया है तो इंसाफ का फैसला करने में मैं रंच मात्र भी कभी देर नहीं लगाई है। और यह इंसाफ की मांग थी, न्याय का तकाजा था कि यह फैसला होना चाहिए, इसलिए यह फैसला किया है। आज यदि मैं गोवा के कार्यकर्ताओं के बीच खड़ा हूं तो मेरे बहनों भाइयों, यह आपका आह्वान करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है। कोई बचा सकता है इस देश को तो आप बचा सकते हो। आपको एक सशक्त नेतृत्व दिया है और जिस नेतृत्व के प्रति आस्था केवल हिंदुस्तान की जनता की ही नहीं है बल्कि सारी दुनिया में जिसके प्रति एक विश्वास और भरोसा पैदा हुआ है, ऐसा नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया है। यदि मैं कहता हूं कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है, इस देश को बचा लो, तो मैं क्यों कहता हूं? आजादी के हासिल हुए 65 वर्षों का समय गुजर गया और इन 65 वर्षों में लगातार लंबे समय तक 50 वर्षों से अधिक समय तक किसी एक राजनीतिक पार्टी ने हुकूमत किया है तो कांग्रेस ने हुकूमत किया है। कभी नारा दिया गरीबी हटाओ, देश की जनता ने कांग्रेस के हथेलियों पर उठा लिया कि सचमुच हिंदुस्तान की गरीबी, हिंदुस्तान की बेरोजगारी यदि कोई दूर कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है। 1970 में यह नारा दिया था। कभी यह नारा दिया कि मेरा भारत महान है, सारे देशवासियों को मिलजुल कर इस भारत को एक महान भारत बनाना है। फिर नारा दिया कांग्रेस का हाथ आपके साथ। और आज यह नारा दे रहे हैं कि हम भारत का निर्माण करेंगे। सोनिया जी से मैं पूछना चाहता हूं, सोनिया जी, कब तक इसे हिंदुस्तान की जनता की आंखों में धूल झोंकने का यह सिलसिला जारी रहेगा? कितना समय चाहिए कांग्रेस को इस हिंदुस्तान की गरीबी को दूर करने के लिए, इस हिंदुस्तान की बेरोजगारी को दूर करने के लिए, इस हिंदुस्तान के मान सम्मान और स्वाभिमान को अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थापित करने के लिए कांग्रेस को कितना समय चाहिए? यह मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं। बहनों भाइयों, इसका कोई जवाब नहीं है। 9 वर्षों से फिर से इस हिंदुस्तान में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार आप देख रहे हैं। जब से यह सरकार आई है, महंगाई बढ़ने का सिलसिला जारी है। हर चीज की कीमत इस हिंदुस्तान में बढ़ रही है। कीमत यदि घट रही है तो आम इंसान की जिंदगी की कीमत घट रही है, नहीं तो हर चीज की कीमत बढ़ रही है। महंगाई के संबंध में बहुत विस्तार में जाकर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल दिया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज लड़खड़ा रही है। हम लोगों ने भी सरकार चलाई है। कौन भूल सकता है उस भारत माता के लाल पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को, जिनके नेतृत्व में 6 वर्षों तक हिंदुस्तान में हम लोगों ने सरकार चलाई है। उसमें भारत ही नहीं, दुनिया का भी अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था कि हिंदुस्तान में यदि ऐसे ही भाजपा की सरकार चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा।
आज वह दिन लद चुके हैं। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था की साख अंतर्राष्ट्रीय जगत में समाप्त हो चुकी है। बहनों भाइयों, यदि फिस्कल डेफिसिट 4.5% तक पहुंच गई है, करंट अकाउंट डेफिसिट 6.7% पहुंच गई है, नियंत्रण के बाहर जा रही है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उस आजाद भारत में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का भी वो एक शासनकाल था जब हिंदुस्तान करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नहीं था, बल्कि करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन गया था। यह श्रेय यदि जाता है किसी को तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। नौजवान यहां पर बड़ी संख्या में बैठे हैं। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, 50-55 वर्षों के अपने शासनकाल में आपके साथ धोखा, आपके साथ विश्वासघात इस हुकूमत ने किया है। आप, मैं जानता हूं, पढ़े लिखे लोग हैं, वेल स्किल्ड हैं, आपके पास योग्यता है, प्रतिभा है और कुछ कर गुजरने की आपके अंदर क्षमता है, कुवत है। इस सच्चाई को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन आज आप रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकर खा रहे हैं और ये सरकार आंख बंद किए हुए बैठी हुई है। उठाकर आंकड़े देख लीजिए। आंकड़ा यह हमारा नहीं है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है। 98 से लेकर 2004 तक जो हम लोगों ने अटल जी के नेतृत्व में सरकार चलाई है, इस हिंदुस्तान में 6,70,00,000 से अधिक रोजगार के अवसर हम लोगों ने सृजित किया था। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत में 2004 से लेकर 2009 तक केवल 27 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज यह कांग्रेस की हुकूमत क्रिएट कर पाई है। कैसे देश का भला होगा? हम केवल तर्क के लिए तर्क नहीं दे रहे हैं। हम यदि बातें कह रहे हैं तो आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज के जो आंकड़े हैं उनकी चर्चा आप सबके बीच कर रहा हूं। बहनों भाइयों, केवल आर्थिक मोर्चे पर ही ये हमारा देश संकट से नहीं जूझ रहा है। हर मोर्चे पर आंतरिक वाय सुरक्षा का संकट निरंतर गहरा होता जा रहा है। दुनिया के छोटे छोटे देश आज भारत की अनसुनी कर रहे हैं। मालदीव जैसा कुछ लाख का छोटा देश, वह भी भारत की सुन नहीं रहा। लानत है इस हुकूमत की डिप्लोमेटिक स्किल को। स्किल तो है ही नहीं। किसी भी पड़ोसी देश के साथ हमारे कोई रिश्ते बेहतर नहीं है। चीन चारों तरफ से भारत को घेर रहा है। कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो प्रभावी तरीके से इस हुकूमत को विरोध दर्ज कराना चाहिए था, वह विरोध भी नहीं दर्ज करा पा रही है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। हर मोर्चे पर सरकार आंतरिक सुरक्षा का संकट, नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद सारे देश में जिस तेजी के साथ फैल रहा है, इस सरकार के पास उसे नियंत्रित करने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है। फिर भी यह सरकार कहती है कि इस देश का भला यदि कोई कर सकता है, इस देश को दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में लाकर यदि कोई पार्टी खड़ा कर सकती है तो केवल कांग्रेस कर सकती है। कैसे करेंगे? देश जानना चाहता है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के संबंध में दोस्तों में कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की चर्चा अरुण जी ने विस्तार से आपके सामने की है। लेकिन भ्रष्टाचार का यदि मैंने नाम ले लिया है तो प्रधानमंत्री जी की हमें याद आ जाती है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर सीधे उंगली उठ रही है। जिस समय कोल ब्लॉक का एलोकेशन हुआ था, उस समय वे ही कोयला मंत्री थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, सीबीआई जांच चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई को जांच रिपोर्ट, प्रोब रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सुपुर्द की जाएगी। लेकिन उसमें चूंकि प्रधानमंत्री जी के ऊपर उंगली उठ रही थी, इसलिए सीबीआई डायरेक्टर को कानून मंत्री के कार्यालय में बुलाकर वहां पर उसके कंटेंट में, जांच रिपोर्ट में एक बड़ा परिवर्तन करा दिया गया। क्या ऐसा ही प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे? शिखर पर जो बैठता है वो सारे देश की जनता के लिए एक प्रेरणा का केंद्र होता है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है। क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी?
भारत को ऐसे नेता की जरूरत है कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का एक आरोप भी लग जाए तो डंके की चोट पर वह नेता कह दे कि मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूं और तब तक यह पद स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाऊंगा, क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी। ऐसा ही नेता देश को इंस्पायर कर सकता है, ऐसा ही नेता देश को प्रेरणा दे सकता है। और मैंने तो अपनी कार्यकारिणी की बैठक में भी कहा कि प्रधानमंत्री जी, यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र बिना लोकलाज के नहीं चल सकता है, परिवार भी बिना लोकलाज के नहीं चलता है, यह लोकशाही लोकलाज के बिना कैसे चलेगी। प्रधानमंत्री जी को तुरंत अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए था, लेकिन नहीं दे पाए। लेकिन बहनों भाइयों, चुनाव का समय आ गया है। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में यदि जाएगी तो कांग्रेस के जो फेल्योर्स हैं, विफलताएं हैं, केवल हम विफलताओं को लेकर ही हम जनता के बीच नहीं जाएंगे। हम आपके बीच यदि आएंगे तो पूरी योजना बनाकर आएंगे, एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार बनेगी तो भिन्न भिन्न सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम क्या करेंगे, हेल्थ में क्या करेंगे, सर्विस सेक्टर में क्या करेंगे, अन्य बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उसमें हम क्या करेंगे, इसका एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे। हम धोखा नहीं देना चाहते, जो कहेंगे उसे करके दिखाएंगे। आप सबका सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए। और आज इस सभागार में जो मैं आप सबका उमंग और उत्साह देख रहा हूं, अब गोवा जो देश के सबसे किनारे बसा हुआ एक छोटा सा राज्य है, आज यहां पर जब मैं इतना बड़ा उमंग और उत्साह देख रहा हूं तो बहनों भाइयों, मेरा विश्वास अब पक्का हो गया है कि अब दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय जनता पार्टी को इस हिंदुस्तान में विजय हासिल करने से नहीं रोक सकती। आप सबका सहयोग, समर्थन चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं और साथ ही नरेंद्र भाई को चुनाव अभियान समिति, इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त होने पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। तो हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी को पार्टी अध्यक्ष की तरफ से। सुन रहे थे आप, राजनाथ सिंह बोल रहे थे गोवा में। साफ तौर पर नरेंद्र मोदी की तारीफ करने से राजनाथ सिंह कभी चूकते नहीं हैं। यहां पर भी उन्होंने यही कहा कि लोकतंत्र में जो लोकप्रिय होता है वही नेता होता है, और इसीलिए 2 मिनट भी नहीं लगे उन्हें यह तय करने में कि नरेंद्र मोदी को ही सौंपी जाए ये जिम्मेदारी। अरुण जेटली को भी उन्होंने कह दिया कि मुझे आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन मुझे इसका क्रेडिट मत दीजिए, खुद नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा है कि सिर्फ पार्टी हित में ही नहीं, देश हित में भी यह फैसला बीजेपी का। ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं गोवा से। बधाई दी जा रही है नरेंद्र मोदी को। पार्टी के तमाम नेता खड़े होकर एक साथ बड़ी जिम्मेदारी संभालने के बाद नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए। कांग्रेस पर निशाना है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो फैसला किया गया है इसमें सभी की सहमति लेनी जरूरी थी। तमाम कार्यकर्ताओं की, तमाम वरिष्ठ नेताओं की सहमति इसमें जरूरी थी। किसी एक पार्टी का वर्चस्व, किसी एक परिवार का वर्चस्व इस पार्टी में नहीं चलता है, और यही वजह है कि यह फैसला उतना आसान नहीं था। हालांकि राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्हें कोई भी हिचकिचाहट नहीं थी। अब खुद नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं बोलने के लिए। गोवा से, पणजी से देख रहे हैं आप ये सीधी तस्वीरें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर जी,
उप मुख्यमंत्री जी, श्रीमान अरुण जी, मंचावर बसलेले सगळे नेतेगण, गोवांचे कार्यकर्ता बंधू भगिनी, नमस्कार. कसे काय? मजेत का? मजामा. मैं आदरणीय राजनाथ जी का बहुत आभारी हूं कि मुझे न सिर्फ एक नए कार्य की जिम्मेवारी दी है, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ता की नजरों में, देश की जनता की नजरों में एक बहुत ही बड़ा सम्मान दिया है. मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं. मित्रों, राजनाथ जी बोलने के लिए खड़े हो गए, मुझे बिठा दिया. वैसे बाहर के लोगों को इस घटना का मूल्य समझना बहुत मुश्किल है दोस्तों. सिर्फ पद होने पर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, दिल होने पर करता है. और ये जो दरिया दिली की जिसको कहें, वो माननीय अध्यक्ष जी ने दिखाई है. और यही चीज है जो हमें दिन रात दौड़ने के लिए ताकत देती है. आखिरकार हम सब कार्यकर्ता हैं, और एक कार्यकर्ता के नाते हमें जब जो दायित्व मिलता है, उस दायित्व को जी जान से करना, पूरी शक्ति झोंक देना. ईश्वर ने जितनी शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, उसका पूरा उपयोग इस दायित्व को निभाने के लिए करना चाहिए. ये हम सभी कार्यकर्ताओं को संस्कार मिले हुए हैं. और उस कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठों ने मुझे बनाया है, एक प्रकार से मेरा मोल्डिंग किया है. उंगली पकड़ करके मुझे चलाया है. मेरी सारी कमियों को दूर करते 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 मुझ में अच्छाइयां भरने का लगातार प्रयास किया है. और कितने वरिष्ठ नेताओं ने मेरे पीछे अपनी शक्ति और समय लगाए हैं. कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जितना शक्ति और समय अपने बच्चों को दिया होगा, उससे ज्यादा मुझे दिया है और मेरा लालन पालन किया है, मेरा मोल्डिंग किया है. और ये जो संस्कार मिले हैं, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है. ये जो क्षमता मिली है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है. इस पर अधिकार अगर सबसे पहले कोई इसका है तो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का है. देश के सामान्य नागरिकों का है. और आज इस पद को प्राप्त करने के बाद मैं जब पहली बार आप सबके बीच आया हूं, तब मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उस परंपरा के सिपाही हैं जहां
पदभार यह व्यवस्था है, कार्यभार ये जिम्मेवारी होती है। पदभार किसी एक को होता है, कार्यभार सभी लाखों लागों पे होता है। और इसलिए पदभार और कार्यभार दोनों को संतुलित रूप से चलाते हुए हम सभी मिलकर के इस देश के सामान्य नागरिक की जो आशा आकांक्षा है उसको परिपूर्ण करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं का पर विश्वास है। मित्रों, मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं पर विश्वास इसलिए है, एक समय था जब गोवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से लगते थे। स्वतंत्र गोवा के आंदोलन में जगन्नाथराव जोशी जैसे महापुरुषों ने जुल्म सहे थे, जेलों में जिंदगी गुजारी थी, और भारतीय जनसंघ का उस जमाने का कार्यकर्ता इस गोवा की आजादी के लिए जी जान से खपा रहता था। मित्र, अब तब कहां पता था कि हम कभी इस राज्य के भाग्य के नियंता भी बन सकते हैं। जब हमारी मेहनतें जब्त होती थी, उम्मीदवार ढूंढने के लिए जाना पड़ता था, तब भी भारत मां की जय कह करके ये हजारों कार्यकर्ता दिन रात लगे रहते थे। यह पूंजी किसके पास है? आज केरल में देखें, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में देखें, कहीं और कहीं जिंदगी गंवाई है। हमें अपने विचारों से विचलित करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी न भारतीय जनसंघ का या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न उसने रुकने का नाम लिया, न उसने थकने का नाम लिया, न उसने झुकने का नाम लिया। यही तो विरासत है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे कार्यकर्ता नाम की जो व्यवस्था है, कार्यकर्ता नाम का हमारे पास पद जो है, और यहां जिला कक्षा के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। ये जिला स्तर के कार्यकर्ता जब मेरे सामने बैठे हैं, तब ये पार्टी में ऐसे अनेक लोग होंगे जिनका कभी अखबार में नाम नहीं छपा होगा। ऐसे अनेक लोग होंगे जिनका चेहरा कभी टीवी पर दिखाई नहीं दिया होगा। अनेक लोग होंगे जिनकी पहचान तक नहीं होगी, लेकिन 2-2, 3-3 पीढ़ी से पूरा का पूरा परिवार भारत मां की जय करते करते अपना परिवार लुटाता रहा है, तब जाकर के पार्टी बनी है। मित्रों, ये पार्टी को सपने लेकर के चली है। राजनीतिक जीवन को हमने सेवा का माध्यम माना है। व्यवस्थाएं बदलने के लिए, व्यवस्थाओं को दिशा देने के लिए, समयानुकूल परिवर्तन लाने के लिए निर्णय करने की व्यवस्था में होना बहुत जरूरी होता है, और इसलिए चुनाव जीत करके सत्ता में पहुंचना आवश्यक होता है। तब जाकर के फैसले कर सकते हैं, तब जाकर के निर्णय कर सकते हैं। सत्ता हमारे लिए भोग का साधन नहीं है। मित्रों, आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी मुख्यमंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के। सुचारू ढंग से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे थे। लेकिन क्या कभी हमारे में से किसी ने उनकी सरकार पर कोई आरोप लगा था, ऐसा सुना है? क्या कभी सुना है आपने? क्या मनोहर पर्रिकर पर कोई आरोप लगता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगता है? तो
मित्रों, ये दिल्ली में बैठे उन पर दिन रात क्यों लगता है? क्या कारण है? और कोई परवाह भी नहीं है मित्रों। वे करप्शन प्रूफ हो चुके हैं। उनको इसका कोई असर ही नहीं होता है। और हंसी मजाक में निकाल देते हैं मित्रों। और कितनी बेशर्मी तो देखो, अरबों खरबों रुपया खर्च करके टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। भारत के निर्माण पे हक है मेरा। लोग कहते हैं भारत के निर्माण पे शक है। अब सुनिए, गौर से सुनिए, आपको शक सुनाई देगा, हक नहीं सुनाई देगा, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे हैं कि आपके आंख कान में वही शब्द गूंजेंगे, शक है मेरा। ये काम किया है इन्होंने मित्रों। अभी अरुण जी कह रहे थे, वेल बिगिनिंग हाफ डन, वेल बिगन हाफ डन। मैं कहता हूं वेल बिगन हाफ वन। मित्र, एक सही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, और हम सबको जो छोटा मोटा दायित्व मिलता है, जिसके जिम्मे जो काम आएगा, उस काम को इतने गर्व से, इतनी मेहनत से हम करेंगे कि राजनाथ सिंह जी ने जो सपने देखे होंगे, जो डिजाइन बनाई होगी, उसको हम परिपूर्ण करके रहेंगे। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। मित्रों, ये दिल्ली में जो सरकार है, अभी क्या समस्या है भाई आपको? आप तो जीटीवी वाले हैं, तो वो तो बहुत अच्छे लोग होते हैं। वैसे सब अच्छे होते हैं, वरना कल एक स्टोरी चलेगी, ब्रेकिंग न्यूज। मित्रों, अभी प्रधानमंत्री जी ने इंटरनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग बुलाई थी। सभी मुख्यमंत्री उस मीटिंग में थे, और अचानक उन्होंने खड़े होकर के छत्तीसगढ़ में जिन लोगों की हत्या हुई, उनके प्रति एक शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जब मेरी बारी आई तो मैंने शुरू किया वहीं से। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सब लोगों ने आज अपनी बातचीत का प्रारंभ छत्तीसगढ़ से किया है और मृतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि के भाव प्रकट किए हैं। मैं भी उसमें मेरा स्वर मिलाता हूं, लेकिन साथ साथ छत्तीसगढ़ में सामान्य मानव की रक्षा करते करते जो शहीद हुए, उन पुलिस के जवानों के लिए भी मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैंने कहा, मैं इसके साथ साथ हिंदुस्तान के 2 सिपाहियों के सर काट के ले गए हैं, उन शहीद सिपाहियों के प्रति भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैंने कहा, इतना ही नहीं, केरल के मछुआरे जिनको विदेशियों ने आकर के गोलियों से भून दिया, मैं उन शहीद मछुआरों के प्रति भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, ये बात जो मैंने वहां कही, क्या इस देश के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी कि नहीं? क्या ये विचार प्रधानमंत्री को आना चाहिए था कि नहीं?
वहां बैठी हुई सरकार के लोगों को उन शहीद पुलिस जवान याद आने चले तक नहीं। मित्रों, पीड़ा तब होती है, मौत मौत होता है। हर मौत के प्रति वही पीड़ा होनी चाहिए, वही आदर होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जिससे आप न कोई अपेक्षा कर सकते हैं, जिस पर आप न कोई भरोसा कर सकते हैं। और मित्रों, दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी ताकत होती है। 1-2 साल का छोटा बालक कुछ भी अगर समझता नहीं है, लेकिन उसके पिताजी उसको एक खिड़की पर खड़ा कर दें और उस बच्चे को कहें कि बेटे कूद जाओ, वो बच्चा समझ हो या न हो, लेकिन बाप के प्रति भरोसा होता है, वो कूदता है और बाप उसको पकड़ लेता है। भरोसा नाम की चीज जो है वो सारे तंत्र को चलाती है मित्रों। और एक बार भरोसा खत्म हो जाए, आप घर से ऑफिस से घर निकले हो और अगर आपको भरोसा न हो कि घर में खाना पका होगा कि नहीं पका होगा, तो आप जरूर बाजार से कुछ थैले में लेकर के जाओगे। क्यों? पता नहीं पका होगा कि नहीं पका होगा। जब भरोसा टूट जाता है तब लोग और रास्ते ढूंढते हैं। आज देश में भरोसा टूट चुका है। इतना ही नहीं, हर पल प्रति पल एक के बाद ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसमें देश का भरोसा टूटता ही जा रहा है, टूटता ही जा रहा है। आज दिल्ली के अंदर एक जवान बेटी जब घर से बाहर गई हो और शाम को 6 बजे से पहले अगर घर न लौट पाए तो मां बाप का वो घंटे 2 घंटे का समय इतने संकट से गुजरता है, उसको भरोसा नहीं बेटी वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी। किसान अपनी फसल पैदा करता है, उसे भरोसा नहीं है कि पैदावार के बाद भी दाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये कब नीतियां बदल दे पता नहीं मित्रों, आधी रात में नीतियां बदल देते हैं। और किसके लिए बदलते हैं वो भी बाद में जब सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है तब पता चलता है क्यों बदला था। ये हाल है मित्रों। मेरे जीवन में गोवा अब एक विशेष स्थान पा लिया है। अखबार भी लगातार दिख रहे हैं कि मोदी के जीवन में गोवा बहुत लकी है। मित्र, मुद्दा मोदी के लक का नहीं है। यही गोवा है जिसने 2002 में मुझे गुजरात की सेवा आगे बढ़ाने के लिए परवाना दिया था। और उसका नतीजा यह आया कि आज गुजरात चाइना के साथ स्पर्धा करने लगा है। अगर गोवा ने मुझे वो परवाना न दिया होता तो शायद मेरा गुजरात उसकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य न मिला होता। मित्र, मुझे गोवा से जब जब आशीर्वाद मिले हैं उस काम ने नई ऊंचाइयां पार की है। और इसलिए मुझे भरोसा है इस बार भी कि गोवा ने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं और अध्यक्ष जी ने जो कार्य दिया है वो भी शानदार जानदार तरीके से यशस्वी होगा, ये मेरा विश्वास है। मित्र, दिल्ली की सरकार वो हिंदुस्तान के संघीय ढांचे को स्वीकार करने के लिए मूड में नहीं है। जब तक और उनकी मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। और मैं इस देश के पॉलिटिकल पंडितों को, डिबेट करने वाले महाशयों से
राजनीतिक दृष्टिकोण से एनालिसिस करने वाले महापुरुषों से मैं इस मुद्दे पर चाहूंगा कि आगे चर्चा हो देश में, उस बात को आगे बढ़ाएं। कांग्रेस मूलतः सत्तावादी मानसिकता से ग्रस्त है। उसे उचित कुछ कम मंजूर नहीं होता है। जब तक दिल्ली में उनकी सरकार थी, राज्यों में उनकी सरकार थी, पंचायतों में उनकी सरकार थी, उनको न कोई कानून बनाने की इच्छा होती थी, न कोई परिवर्तन लाए, वो सब गाड़ी मजे से चलती थी, मौज चलती थी। पंचायत से पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था, कोई परवाह नहीं, चलते रहते थे। लेकिन जब राज्यों में दूसरे दलों की सरकार चुनना शुरू हुआ, खास करके 1967 के बाद एसवीडी की गवर्नमेंट्स बनना शुरू हुआ, आप इतिहास देख लीजिए। जब विरोधी दलों की सरकारें बनी तो उन्होंने आर्टिकल 356 का बेफाम तरीके से, अनाप शनाप तरीके से दुरुपयोग किया और हिंदुस्तान में विपक्ष की किसी सरकार को 5 साल तक काम करने का अवसर नहीं दिया, मजबूर किया, उसको तोड़ दिया। मित्रों, धारा 356 का दुरुपयोग किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अगर धारा 356 की कब्जाएं हो रही हैं, जरा ज्यादा आलोचना हो रही है, तो उन्होंने विरोधी दल को शाम दाम दंड भेद लोभ लालच सीबीआई पीबीआई जो है सबका उपयोग करके उन दलों को तोड़ा, उनके लोगों को उठा करके किधर ले आए, सरकारों को चलने नहीं दिया। राजभवनों को उन्होंने कांग्रेस भवन बना दिए। वो किसी विचार को, किसी व्यवस्था को, किसी परिवर्तन को स्वीकार करने की उनकी मानसिकता नहीं है। मित्रों, जो करेंगे हम ही करेंगे, किसी को करने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, कोशिश की तो उसको खत्म करके रहेंगे। यही कारनामे उनके चलते रहेंगे। और अब जब 356 लगाना मुश्किल हो रहा है, दल बदलू का कानून आने के बाद वो कंटिन्यू हो गया है, तो तीसरा उपाय उठाया है, हर किसी के पीछे सीबीआई छोड़ दो। अब देखिए, इस देश के विपक्ष के कोई नेता ऐसे बाकी नहीं है जो सरकार में हो और इन्होंने इस पर सीबीआई छोड़ी ना हो। क्यों? दबाना, दबोचना, और ये चीजें उनकी लोकतंत्र के प्रति अनास्था को प्रकट करती हैं। उनका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। वे राजनीतिक दलों को संभार के साथ देखने के लिए तैयार नहीं है, और तब जाकर के ये परिस्थिति पैदा होती है। संस्थाओं को तोड़ना, संस्थाओं को मरोड़ना, और संस्थाएं अगर टूटती नहीं है तो एक के ऊपर दूसरे को बिठा देना, ये एक नई चाल चालू हुई है हिंदुस्तान में। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जिस कमेटी के चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री हो, जो कमेटी एक प्रकार से राज्य और केंद्र के बीच में ब्रिज का बहुत बड़ा काम करती हो, जो संवैधानिक संस्था हो, उसका भी अनादर करना और प्लानिंग कमीशन के ऊपर हिंदुस्तान ने कभी सोचा नहीं, माना नहीं, कल्पना नहीं की, वैसा एक एनएसी बिठा दिया। एक प्रकार से पिछले 50 साल से जो संस्था कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रही थी, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री थे, उस संस्था को एक प्रकार से नाम मात्र की बनाकर उन्होंने छोड़ दिया और उस पर एनएसी बिठा दिया, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। और वो उसके चेयरपर्सन कौन? तो मैडम। तो फिर प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत क्या थी भाई? इतनी बड़ी कैबिनेट बनाने की जरूरत क्या थी? प्लानिंग कमीशन बनाने की जरूरत थी? इतने अरबों खरबों रुपए देश के खर्च करने की जरूरत क्या थी? और एनएसी भी कैसा? मैंने प्रधानमंत्री के सामने आंख में आंख मिला करके सीधा सवाल करते हुए अभी भाषण में कहा था उनको,
रूबरू में वो हाजिर थे। मैंने कहा साहब मुझे बताइए, आप कहते हैं माओवाद खत्म होना चाहिए, आपके भाषण में उल्लेख किया है। माओवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है आपने कहा है। और मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, पशुपति से लेकर के तिरुपति तक एक रेड कॉरिडोर आज रक्त रंजीन होता जा रहा है। ये रक्त रंजित हो रहा रेड कॉरिडोर, आए दिन निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। भले भोले निर्दोष नौजवान हाथ में बंदूक उठाने का शौक जग रहा है, देश तबाही के कंगार पर जाके खड़ा है, और आप सिवाय बयान कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके इरादे नेक नहीं है। तो पूरे हाउस में सन्नाटा हो गया। और मैंने कहा मुझे बताइए, अगर आप, और भाइयों बहनों गंभीरता से सुनिए और हर गांव गली में बात पहुंचाइए। मैंने प्रधानमंत्री को सीधा सीधा पूछा, मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी, आपकी नेशनल एडवाइजर काउंसिल जो है मैडम सोनिया जी जिसकी अध्यक्षा है, उस एक एनआईसी के मेंबर, एनएसी के मेंबर, उसका एक एनजीओ चलता है, उस एनजीओ की एक अध्यक्षा माओवादी गतिविधियों के कारण जेल में थी, और एक कलेक्टर को किडनैप किया गया था, आपको याद होगा। उस कलेक्टर को किडनैप किया गया था, उसके बदले में जिन लोगों को छोड़ने की मांग की गई थी, उसमें ये आपके प्रधानमंत्री के साथ जुड़ी हुई मैडम सोनिया जी के एनएसी के मेंबर के एनजीओ की अध्यक्षा थी। अगर उस अध्यक्षा जो इस प्रकार की गतिविधि में लगी हुई है और वो एनजीओ चलाने वाला व्यक्ति एनएसी में बैठा हो, तो आप कैसे देश को भरोसा दोगे कि आप माओवाद के खिलाफ लड़ना चाहते? ये संभव है क्या मित्रों? अरे जो पाप कर रहे हैं उन पापियों के साथीदार को अगर आप बगल में बिठाओगे तो पाप नष्ट होने की संभावना है, लेकिन उनको कोई शर्म ही नहीं है। इतना ही नहीं, मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि प्रधानमंत्री जी, सिर्फ मैडम का भी मुद्दा है ऐसा नहीं है, आप भी बाकी नहीं हो। तो जरा चौंक गए। वैसे तो बहुत स्वस्थ बैठे थे, हिलते नहीं थे, आंख भी नहीं हिलती थी, ऐसे देखा है ना आपने? हाँ, इधर उधर कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा, ऐसा चेतना आ गई। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, सिर्फ एनएसी में नहीं, खुद के आपके प्लानिंग कमीशन में आपने उस व्यक्ति को बनाया है मेंबर, एक कमेटी का चेयरमैन बनाया है, जिस पर माओवाद की गतिविधियों का आरोप लगे हुए हैं, जो जेल में थे। भले कोर्ट ने आज उनको जगह दे दी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप रातों रात उनको सर पे बिठा करके इस देश के पुलिस को डिमोलाइज कर दो। माओवाद के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, जिनकी जान की बाजी लगा रहे हैं, गोलियों को झेल रहे हैं, उसको इस प्रकार से अपमानित करने का कोई कारण नहीं था। प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं था। मित्रों, उस मीटिंग में हम लोगों ने जितने सवाल उठाए, और मैंने अकेले ने नहीं उठाए, एनडीए सरकार के, एनडीए से जुड़ी हुई सभी सरकारों ने, सभी राज्य सरकारों ने दिल्ली सरकार को ढेर सारे सवाल पूछे थे। मित्रों, अब तक दिल्ली की सरकार जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं करती है। आप जान सकते हो, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर ऐसा अगर झुलमुल रवैया रहा उनका, निर्दोष लोग मारे जाए और उनको वेदना तक न हो, बयान देने से अधिक कोई काम न हो, तो मित्रों देश कैसे चलेगा? और क्या सही नहीं है कि जब होम सेक्रेटरी मिस्टर पिल्लाई थे, तब एक हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, माओवाद के खिलाफ लड़ने की रणनीति बना रहे थे। जरा देश की जनता को बताया जाए,
वो कौन लोग थे जिन्होंने होम सेक्रेटरी को काम करने से रोका था? वो किसका निर्णय था जिसने होम सेक्रेटरी को हर काम पर रुकावटें पैदा की थी? किसने किया था ये? एक भी व्यक्ति यूपीए का पार्टनर स्टेट का नहीं था। ये सारा पाप करने वाले लोग उन्हीं की पार्टी के सारे लोग थे मित्रों। और वही माओवादियों ने सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। वो कोई किसी भी दल में क्यों न हो, लेकिन भाइयों बहनों, इंसान की मौत मौत होती है, उसकी पीड़ा सबको होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है दिल्ली की सरकार को इसकी पीड़ा नहीं है, और तब जाकर के निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। मित्रों, इतना ही नहीं, ये कभी कभी कहते हैं कि हमारे साथी पक्षों के कारण हम ये कोएलिशन कंपल्सन है, ऐसा एक शब्द बोलते हैं, कोएलिशन कंपल्सन है। मैंने एक बार उनको पूछा, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी बताइए, इस देश के विदेश मंत्री कौन है उस समय के? वो तो मैंने कहा आप ही की पार्टी के थे। वो विदेश में गए, यूएन की मीटिंग में बैठे थे, और क्या किया? दूसरे देश का भाषण पढ़ना शुरू किया। वाह, क्या सीन है! कोई तो समझ आता है भाई, कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर हो इस देश का कि जो किसी दूसरे देश के भाषण को पढ़ना शुरू करें? अब ये कोएलिशन धर्म का कंपल्सन था क्या? आप औरों को दोष दे रहे हो? ये कोई तरीका है क्या देश चलाने का? अगर आप देश ऐसे ही चलाओगे, नॉन सीरियस है मित्रों, हम लोगों की मुसीबत का कारण है वो नॉन सीरियस है। उन्होंने इस देश की जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड माना है। उनको इस देश के नौजवानों के भविष्य की परवाह नहीं है मित्रों, उन्होंने पिछले मैनिफेस्टो में कहा था 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मित्रों, आज मैं पूछना चाहता हूं, हमने तो नहीं कहा था कि आप ये करो, आपने देश को कहा था, आप वोट ले गए थे। क्या देश के 1 करोड़ नौजवानों को आपने रोजगार दिया? मित्रों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा और आनंद भी होगा। भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है कि पिछले 5 वर्ष में हिंदुस्तान में जो कुल रोजगार मिले हैं, उन रोजगार में से 80% रोजगार भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी पक्षों की सरकारों ने दिया। 80%। 20% में यूपीए की सरकार है और केंद्र की यूपीए सरकार आती है मित्रों। तो आपने किया क्या? क्या दिया देश को आपने? मित्रों, चाइना, उसके साथ हमारी स्पर्धा चल रही है। पूरा विश्व सोच रहा है चाइना आगे निकल जाएगा, हिंदुस्तान आगे निकल जाएगा, ये चर्चा चल रही है। उस चाइना ने युवकों को स्किल डेवलपमेंट के लिए जो अभियान चलाया, एक तरफ पूरी विश्व एक तरफ है और एक तरफ अकेला चाइना है, इतना बड़ा तूफान खड़ा किया हुआ है, और हम उंगलियों पर गिन रहे हैं कितना हुआ। कैसे परिवर्तन आएगा? क्या देश इस दिशा में काम करेगा? क्या देश के नौजवानों के भविष्य का क्या होगा? मित्रों, जिस प्रकार का अनरेस्ट पैदा हो रहा है, जिस प्रकार का नौजवानों में आक्रोश पैदा हो रहा है, अगर समय रहते इन नौजवानों की शक्ति और सामर्थ्य को देश हित के काम में हमने नहीं लगाया तो यही हमारे लिए संकट का कारण बन जाएंगे। ये दिल्ली की सरकार को समझना चाहिए। क्या कारण है कि आए दिन दिल्ली में कोई भी घटना घटती है तो जंतर मंतर पर नौजवानों की भीड़ लग जाती है मित्रों। कोई नेता नहीं, कोई नारा नहीं, सिर्फ आक्रोश व्यक्त करने के लिए आ जाते हैं। क्यों? इस देश का भला इसमें होगा कि हिंदुस्तान के भाग्य को बदलने के लिए हिंदुस्तान के नौजवानों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मित्रों, इस देश का 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे है। 35 से कम उम्र की संख्या 65% से ज्यादा है। मित्रों, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम विश्व के सबसे जवान देश है।
मित्रों, जिस घर में बेटा जवान होता है वो मां बाप कितने खुशी आनंद करते हैं। ये देश है कि जहां ऐसे लोग बैठे हैं कि जहां जवान को बोझ लगता है। मित्रों, जवान अगर जो बोझ लगता है तो भारत का भाग्य कौन बदलेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत पूरी तरह विफल हो चुकी है। किसी मोर्चे पर उन्होंने सही काम नहीं किया है, कोई काम ढंग से पूरा नहीं किया है। मित्रों, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इस देश को ऐसी सरकार से बचाएं। अटल जी की सरकार थी। 21वीं सदी के प्रारंभ के 2-3 साल अटल जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा था। और आप सब याद कीजिए मित्रों, सिर्फ हम भाजपा के कार्यकर्ता इसलिए याद करिए ऐसा नहीं, आप उस समय के कोई भी मीडिया के अखबार उठा लीजिए। एक विश्वास पैदा हुआ था। 21वीं सदी के पहले 3 वर्ष एक आशाबंदी थी, चलो यार देश खड़ा हो रहा है, देश अब चलने लगा है, देखते ही देखते देश दौड़ने लग जाएगा। ये चारों तरफ एक पॉजिटिव वातावरण, एक पॉजिटिव फीलिंग, ये चारों तरफ नजर आ रहा था। मित्रों, अचानक 2004 में इन लोगों के आने के बाद जो नैया ऐसी गहरी डूबती चली गई। अब तो देखना पड़ता है कि 21वीं सदी कहां है और हम कहां हैं। ये हालत देश की बन चुकी है। मित्रों, भारत को असहाय नहीं छोड़ा जा सकता है। देश के नौजवानों के भविष्य को असुरक्षित नहीं किया जा सकता है। देश की माताएं बहनें, उनके भी सपने होते हैं। आज से 25 साल पहले बहनों की सोच और आज की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। वो दुनिया को देखने समझने लगी है, उसके भीतर भी एस्पिरेशंस पैदा हुए हैं। वो निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी चाहती है, वो राष्ट्र के विकास में जुड़ना चाहती है। लेकिन दिल्ली की सल्तनत के पास 100 करोड़ से अधिक ये देश, जिसकी 50% जनसंख्या हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए दिल्ली की सल्तनत को कोई फुर्सत नहीं है देखने की मित्रों। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे लिए एक राज्य सत्ता के परिवर्तन का एजेंडा नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र निर्माण का एजेंडा है। हमारे लिए कुर्सी पाना एजेंडा नहीं है भाजपा के लिए, हमारे लिए एजेंडा है राष्ट्र के कोटि-कोटि नागरिकों को सम्मान वापस दिलाना, राष्ट्र के कोटि-कोटि नागरिकों को एक विश्वास वापस दिलाना, राष्ट्र के कोटि-कोटि नागरिकों में फिर से एक बार भरोसा पैदा करना। ये सपना लेकर के हम जी जान से जुटने के लिए निकलना है। मित्रों, चुनाव, उसमें प्रचार अभियान का भी महत्व होता है, व्यवस्था तंत्र का भी महत्व होता है और रणनीति का भी महत्व होता है। और तीनों एक ढंग से जब चलते हैं तब परिणाम मिलता है। कांग्रेस ने इतने पाप किए हैं कि जनता को कांग्रेस को हटाओ, ये समझाने के लिए बहुत मेहनत पड़ी, ऐसा नहीं है। अभी हमारे यहां 6 उपचुनाव हुए, 4 विधानसभा के और 2 लोकसभा के, और 6 की 6 सीटें कांग्रेस की थी और जमाने से कांग्रेस का कब्जा था। जनता इतनी नाराज है इन लोगों पर, सब साफ कर दिया सब। और मार्जिन भी इतना दिया है कि मित्रों, कांग्रेस के लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि जनता का मिजाज क्या है। भाइयों बहनों, हम इस बात को लेकर के चलें, हम अखबार में दिखें या न दिखें, टीवी पर चमके या न चमके, हम कोशिश करें जनता जनार्दन के दिलों में हमारी जगह बन जाए। दोस्तों, एक बार उस सपने को लेकर के हम चलेंगे तो राजनाथ जी के नेतृत्व में इस हिंदुस्तान को फिर से एक बार जो काम अटल जी छोड़ के हमारे पास रखा हुआ है, उस काम को हम सब आगे बढ़ाएंगे
और हिंदुस्तान को 21वीं सदी के सपनों को साकार करने के लिए पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर उठेगी। इसी एक अपेक्षा और सब शुभकामनाओं के साथ और फिर एक बार मनोहर जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं जानता हूं मित्रों, मैं भी एक मुख्यमंत्री हूं, वे भी मुख्यमंत्री हैं, तो परेशानियां मैं जानता हूं। आप देखिए गोवा में माइंस का कितना बड़ा संकट आया है, सारी एक्टिविटी रोक ली है ना, यही हुआ है ना। ये दिल्ली सरकार है, उसने दो काम करती है, एक जो कुछ भी है उसको बांटो, इसको दे दो, इसको दे दो। क्यों? क्योंकि कुर्सी वापस आ जाए। अच्छे काम के लिए रुपये खर्च करने की न उनकी समझ है न करने का इरादा है। और दूसरी तरफ पॉलिसी पैरालिसिस। आप देखिए उनकी नीतियों की ये दुर्दशा के कारण हिंदुस्तान में एक तरफ 30,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने वाले कारखाने पड़े हुए हैं, फिर भी देश अंधेरे में है। क्यों? कोयला नहीं है। कोयला क्यों नहीं है? कोयला देने की पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री ने जहां पूछना है वहां से जवाब नहीं आया है। आप मुझे बताइए भैया, अगर ऐसा ही चलेगा तो देश में कितने दिन औरों को जिनके पास कोयला है कितने दिन चलेगा? हमारे गुजरात में मित्रों आज हमारी 3,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। क्यों? कोयला नहीं है, गैस नहीं है। कारण दिल्ली सरकार का निर्णय नहीं है। क्या कोई देश ऐसे चल सकता है? मैं तो हैरान हूं साहब इन लोगों के दिमाग पर। अभी एक क्रिकेट का गड़बड़ हुआ तो जो महाशय सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे, सालों तक जिंदगी काला कोट पहन करके बिताई है, वो अचानक टीवी पे आकर के बोलते हैं कि हम इसके लिए कठोर कानून बनाएंगे। उनको मालूम नहीं है कि ये कानून बनाने का कार्यक्षेत्र राज्य का है, ये केंद्र का सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी वो बोल देते हैं। अब लोग पूछते क्यों नहीं बनाया, तो अब समझ में आया कि यार ये तो हमारा काम नहीं था, हम तो यूं ही बोल दिए थे। ऐसे लो मिनिस्टर हो सकते हैं क्या देश में? उनको हाँ बहुत एक तो वो एक मोड़े कानून बना करके बेशक बना नहीं सकते कानून, लेकिन जिन लॉ मिनिस्टर को इतना प्राइमरी नॉलेज नहीं है वो आपका न्याय कर रहा है, बताओ क्या होगा भाई? ये हालत है जी। मैं ऐसी सैकड़ों चीजें आपको गिना सकता हूं दोस्तों, और इसलिए मैं कहता हूं मित्रों, इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना यह हमारा सपना होना चाहिए। और इसलिए हमारा संकल्प होना चाहिए कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण। सारी समस्याओं की एक ही जड़ी बूटी है मित्रों। आपको हर समस्या का जवाब एक ही में है, देश को कांग्रेस से मुक्त करो। अगर कांग्रेस से मुक्त करेंगे हर समस्या का समाधान मिलेगा, विकास की नई ऊंचाइयां मिलेगी, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, माता बहनों को सुरक्षा मिलेगी, राष्ट्र गौरव के साथ आगे बढ़ेगा, गांव गरीब किसान खेत और खलिहान के अंदर खुशहाली की नौबत आएगी। शर्त यही है, कांग्रेस भगाओ। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण, ये सपना लेकर के हम चले, इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। दो मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, वंदे 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 भारत माता की। भाइयों एक मिनट। जैसा मोदी जी के बोलने के पहले ही मुझे आमंत्रित किया गया था बोलने के लिए, लेकिन मैं पहले ही जाकर बोलने लगा। गोवा में आया हूं और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जहां जहां भी हमारी सरकारें हैं, उन सरकारों के परफॉर्मेंस पर हम लोगों की बराबर पैनी नजर रहती है।
मैं एक सेंटेंस यहां के सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, यहां के चीफ मिनिस्टर के बारे में, मिस्टर मनोहर पर्रिकर के बारे में कहना चाहता हूं कि दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इज अ प्राउड ऑफ मनोहर पर्रिकर एज ए चीफ मिनिस्टर। पहले मैंने सोचा था, पहले मैंने सोचा था कि मैं बोलूंगा कि मनोहर पर्रिकर जैसे मुख्यमंत्री के ऊपर हमको गर्व है, लेकिन एकाएक उस मंच पर चले जाने के कारण यह मैं नहीं बोल पाया था। इसीलिए मैं समझा कि हमारे पार्ट पर यह बहुत बड़ी चूक होगी। जो अच्छा काम कर रहा है उसकी सराहना की जानी चाहिए, उसका पीठ थपथपाया जाए। और मैं कह सकता हूं कि आपका मुख्यमंत्री एक ऐसा मुख्यमंत्री है, इसके पहले के भी सरकारों के परफॉर्मेंस को आपने देखा होगा और इस सरकार के भी परफॉर्मेंस को आप देख रहे होंगे। पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आज भी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन एक व्यक्ति भी ऐसा गोवा में नहीं होगा जो उंगली उठाकर कह सके कि हमारे मनोहर पर्रिकर के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। मैं पुनः इन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मनोहर पर्रिकर, तुम आगे बढ़ो।